चलिए, आज से हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक हम लोग ख़त्म करेंगे? तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। एनसीईआरटी हम लोगों के जीवन में क्यों इतना उपयोगी होता है, पहले इसको समझिए। एनसीईआरटी का महत्व इतना ज़्यादा है, यदि आप 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें जीके जीएस पूछता है, उसका बात हम कर रहे हैं। जो मैथ साइंस पूछ रहा है उसका तो बात अलग ही हो जाएगा, है ना। जिसमें जिसमें जीके जीएस पूछता है उसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात का दावा हम जरूर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको हम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी कर लीजिए, आपका जीके जीएस पूरा मजबूत हो जाएगा। और 100 में से 80 एग्जाम में जीके जीएस ही 70% पूछा जाता है। रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स का छोड़ करके। करंट अफेयर्स समझते हैं ना, जो डेली लाइफ में जो घटना घटता है वो वाला हो गया करंट अफेयर्स। तो वो तो आप मैगजीन या न्यूज़पेपर से कवर करिएगा। लेकिन जो जीके जीएस पूछा जाएगा वो आपका 6 से लेकर के 12 तक में ही पूछा जाएगा। हम पे विश्वास नहीं है तो आपको क्या करना है, घर जाना है, यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब पे ही आपको सर्च करना है कि एनसीईआरटी ज़रूरी है या नहीं। बस आप इसको सर्च कर लीजिएगा। बड़ा से बड़ा टीचर आकर के वहाँ पे कहेगा कि एनसीईआरटी मस्ट ज़रूरी है, पूरा ज़रूरी ही ज़रूरी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, बात समझे। जिसका एनसीईआरटी पे कमांड हो गया, जीके जीएस पे कमांड हो गया, उसका कहानी ठीक ठाक है। अब रही बात हम कैसे पढ़ाएंगे एनसीईआरटी। आप यूट्यूब पे अगर कभी जा कर के सर्च करिएगा कि एनसीईआरटी लेसन 1 6 क्लास लेसन 1, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा। सिंपल, टीचर आया, पीडीएफ निकाला, पीडीएफ निकाल करके स्मार्ट बोर्ड पे पीडीएफ को डाला और चुपचाप से वो अंडरलाइन ऐसे ऐसे करके बता रहा है कि नर्मदा नदी के तट के ऊपर में आखेट करते थे, शिकार करते थे। वो पढ़ करके आपको बता रहा है, आप उसको सुन रहे हैं। वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ, काम ख़त्म। आप कथा सुने, प्रवचन सुने, वहाँ पे आपका कहानी ख़त्म। आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आपसे बनेगा भी नहीं, तो उसको हम पढ़ना नहीं बोलते हैं, उसको रीडिंग देना बोलते हैं, जो आप खुद से घर में बैठ के कर सकते हैं। हम कैसे करवाएंगे आपको, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे आज आप लोग का क्लास 6 का एनसीईआरटी स्टार्ट होगा। आज जो स्टार्ट होगा वो क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट होगा। हिस्ट्री में भी लेसन 1, क्या, कब और कैसे, लेसन 1 का नाम है। तो वो तो खैर बात की बात रहा। अच्छा, क्लास 6 थोड़ा सा छोटा नहीं लग रहा है ना, पढ़ने में शर्माइएगा नहीं कि क्लास 6 का है तो हम क्यों पढ़ें। आपको धीरे धीरे इसका फ़ायदा बुझाएगा। और केवल आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर जब इसका हम क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि क्लास 6 का एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। अभी आपको भले हल्का लग रहा होगा कि क्लास 6 में क्या रखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो कंपटीशन में जैसे पूछता है उस हिसाब से मिलेगा, तब आप बोलिएगा कि क्लास 6 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लीजिए। केवल एनसीईआरटी बोलने से नहीं होता है। एनसीईआरटी का कोई भी फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बोलना है नेशनल, सी से हो जाएगा नेशनल कमीशन, ई से हो जाएगा एजुकेशनल, और आर से हो जाएगा रिसर्च, और टी से हो जाएगा ट्रेनिंग। नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, बात समझ में। ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। आपको पढ़ना है 6 से लेकर के 12 तक। हम पर डे एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। 6 क्लास का हिस्ट्री में लगभग 11 चैप्टर है, तो 11 दिन में आपका ख़त्म। आज स्टार्ट हुआ, आज 1 लेसन ख़त्म हो जाएगा, कल 2 ख़त्म होगा, फिर 3 4 5 इसी तरह 11 लेसन ख़त्म। और पर डे आपका टेस्ट होगा। आज लेसन 1 ख़त्म हुआ, कल ही आपका इसका टेस्ट होगा। लेसन 1 का आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसका टेस्ट दीजिएगा। बात समझ में आया। सबको एक एक नक्शा मिला होगा, उसको आप ध्यान से देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। आपको वहाँ पे नर्मदा नदी दिखा, आप नक्शा में ढूंढिए, आपको नर्मदा नदी दिख जाएगा। दिख गया, एकदम सेंटर में देखिए, भारत का नक्शा का सेंटर में। जिधर पाकिस्तान है उधर देखिए, आपको किरधर और सुलेमान पहाड़ी दिख जाएगा लिखा हुआ। किरधर और सुलेमान दिख गया। अब आप बात समझिए, यहाँ पे देखिए, क्लास 6 का जो लेसन 1 का नाम है वो है क्या, कब
और कैसे, ये चैप्टर का नाम है। आप इसको हल्का में कभी मत लीजिएगा कि चैप्टर छोटा सा है, क्लास 6 का है, वो कल आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चैप्टर है। तो बात देखिए, क्या, कब और कहाँ, कैसे, यही है चैप्टर का नाम। मतलब किस समय क्या था, बस आपको यही पढ़ना है इसमें। तो आज जो आपको मैप मिला है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस मैप से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है, यदि आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा करके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कंपटीशन में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले नर्मदा नदी को देख लिए वहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए किरधर और सुलेमान पहाड़ी आपको दिखेगा, लिखा हुआ वहाँ पे है किरधर और सुलेमान, दिख गया। ठीक, और एक थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपको गारो पहाड़ियाँ यहाँ पे दिखेगा, इधर गारो पहाड़ियाँ और इसके साथ साथ विंध्य पहाड़ियाँ, ये दोनों आपको दिखा तो बोलिए, ये जितना हम यहाँ पे लिखे हैं वो सबको दिख गया। ठीक, अब हम थोड़ा सा भारत का नक्शा बना रहे हैं यहाँ पे। लगभग इसी तरह है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पे आपको दिखा, विंध्य पहाड़ियाँ आपको यहाँ दिख जाएगा, दिख गया। इधर पाकिस्तान है और सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिख जाएगा और नर्मदा नदी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, बस इसी को आज हम लोगों को समझना है। देखिए, जो नर्मदा नदी था केवल आपको ध्यान से सुनना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो नर्मदा नदी था वहाँ पे ही सबसे पहले लोगों का साक्ष्य मिला था। कैसे साक्ष्य मिला था, तो वहाँ के जो लोग रहते थे वो आखेट करते थे। आखेट समझते हैं, आखेट मतलब होता है शिकार, जानवरों का शिकार करते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे में ही लोग जो है क्या करते थे, वो आखेट करते थे, शिकार करते थे, जानवर को मार मार के उसको खाते थे। ठीक, यहाँ पे वो लोग कृषि नहीं करता था, याद रहे, नर्मदा नदी के आसपास वो कृषि नहीं करता था। कृषि प्रारंभ कहाँ पे हुआ, तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी के पास प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, तो लगभग 8000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। किस चीज़ का पहले कृषि किया उसने, तो गेहूं और जौ का कृषि किया नाम याद रखिएगा, 8000 साल पहले किया, किसका किया, तो गेहूं और जौ का किया। बात समझे, नर्मदा नदी के किनारे उसने आखेट करना शुरू किया। आखेट मतलब शिकार करता था और जंगली पदार्थ सबको वो खाता था। लेकिन अनाज उपजाना कब प्रारंभ किया, तो आज से लगभग 8000 साल पहले उसने अनाज को उपजाना प्रारंभ किया। कहाँ पे इसका प्रमाण मिलता है, तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी के बगल में ही इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ पे पहाड़ था और इसी पहाड़ के बगल में उसने, जो आदि मानव समझते हैं ना, जो अर्ली मैन था, उन्होंने गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया सबसे पहले। कब, तो 8000 ईसा पूर्व। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आइए गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। ये ऐसा पहाड़ी था जहाँ पे सबसे पहले आदि मानव के द्वारा चावल का खेती को किया गया था। बस अगर आपको ये 3 टॉपिक समझ में आ गया तो आपसे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव को हल्का में मत लीजिएगा कि कल इस तरह ऑब्जेक्टिव आएगा कि चावल का खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था, 4 ऑप्शन रहेगा। ये इस तरह ऑब्जेक्टिव नहीं आता है कंपटीशन में। कल कैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, नक्शा के हिसाब से आपको याद रखना है और लोकेशन तो याद रखना ही रखना है। इधर आपका कौन सा पहाड़ी आ जाएगा, हम नंबरिंग दे देते हैं इसमें 1 2 और ये 3 ये 4। चलिए बैठाइए, नर्मदा नदी यहाँ पे हो गया, उसके बाद 2 नंबर में किरधर और सुलेमान इधर हो गया। फिर आइए गारो की पहाड़ियाँ, ये असम साइड में पड़ता है, और नर्मदा नदी विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे। बात समझ में आया। तो 4 लोकेशन आपको याद रखना है। पहला हमने क्या बताया, नर्मदा नदी, किरधर सुलेमान की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। इसी से देखिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। सबसे पहले अगर आप बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे क्या स्टार्ट हुआ था, तो आखेट स्टार्ट हुआ था। आखेट मतलब होता है शिकार करना। और किरधर और सुलेमान पहाड़ी के वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था, तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे, गेहूं और जौ को उसने उपजाया था सबसे पहले। गेहूं और जौ 8000 ईसा पूर्व, गेहूं और जौ
इसको हमेशा याद रखिए, ये अक्सर पूछा गया है। उसके बाद गारो और विंध्य पहाड़ियाँ में कौन सा स्टार्ट किया उसने, तो चावल का स्टार्ट किया था। बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चावल का उत्पादन इधर ही क्यों हुआ, तो इधर इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और आपको पता है कि चावल के लिए पानी चाहिए ही, दलदल चाहिए उसको उपजाने के लिए। तो ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे आपको तब समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टिविटी बनेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा, याद हुआ। सिंपल आपको याद रखना है, मैप के थ्रू याद रखिएगा, ना तक कभी याद नहीं रहेगा। घर में मैप बनाने के लिए सीखिए, नक्शा देखिए, अपने इसमें बैठा के याद रखिए। जैसे 1 नंबर नर्मदा नदी आखेट, तुरंत आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, नर्मदा नदी आखेट। किरधर और सुलेमान का पहाड़ी गेहूं जौ का खेती, किरधर और सुलेमान का खेती पहाड़ी गेहूं और जौ, सिंपल। फिर आइए तीसरा, गारो और विंध्य में चावल, गारो और विंध्य में चावल, काम खत्म। बोलिए समझ में आया ये वाला। इसको लिखिए, स्टार दे करके लिखिए, नर्मदा नदी लिख के डैश दीजिए और लिख लीजिएगा क्लास 6 हिस्ट्री लेसन 1। अभी थोड़ा इजी चलेगा, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना तो फिर चैप्टर खत्म होने में समय लगेगा। नर्मदा नदी लिख करके डैश दीजिए। लिखिए, नर्मदा नदी के आसपास में, नर्मदा नदी के आसपास में आरंभिक मनुष्यों के द्वारा, नर्मदा नदी के आसपास में आरंभिक मनुष्यों के द्वारा आखेट, आखेट ब्रैकेट में लिख दीजिए शिकार, आखेट करके तथा जंगली कंदमूल को खा करके अपना जीवन को निर्वाह करते थे। जंगली कंदमूल को खा करके अपना जीवन को निर्वाह करते थे, अपना जीवन को निर्वाह करते थे। जंगली कंदमूल, जंगली कंदमूल को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अब फिर बनाइए दूसरा, किरधर एवं सुलेमान पहाड़ियाँ, जंगली कंदमूल खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अब दूसरा हेडिंग दीजिए, किरधर एवं सुलेमान पहाड़ियाँ, इसमें लिखिए डैश दे करके। लगभग 8000 साल पहले, लगभग 8000 ईसा पूर्व, लगभग 8000 ईसा पूर्व या फिर 8000 साल पहले इसी पहाड़ियों में, इसी पहाड़ियों में इसी पहाड़ियों में गेहूं तथा जौ का उत्पादन सबसे पहले किया गया था। गेहूं तथा जौ का उत्पादन सबसे पहले किया गया था। गेहूं तथा जौ का उत्पादन सबसे पहले किया गया था। चलिए अगला स्टार दीजिए। गेहूं तथा जौ का उत्पादन सबसे पहले किया गया था। अगला लिखिए, गारो पहाड़ियां या फिर विंध्य पहाड़ियां। इसमें लिखिए, इन्हीं पहाड़ियों के नीचे या इन्हीं पहाड़ियों के आसपास, इन्हीं पहाड़ियों के आसपास, इन्हीं पहाड़ियों के आसपास आरंभिक मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। अब वहाँ पे आपको एक सिंधु नदी दिख रहा होगा, जहाँ पे किरधर और सुलेमान पहाड़ी है, वहाँ पे नक्शा में आपको सिंधु नदी दिख रहा होगा।
दिख गया? सब अपना अपना मैप देखिए ना, दिख जाएगा, सिंधु नदी दिख रहा होगा। दिख गया सिंधु नदी? बात समझिए। अच्छा, आप लोग को नक्शा पता होगा तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर, और इस वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब, इधर वाले को पश्चिम। सिंधु नदी दिखा आप लोगों को? देखिए, अब ध्यान से इसको नक्शा देखिए, यहाँ पे बोर्ड। एक सिंधु नदी यहाँ से यहाँ बहती है। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो यहीं पे बसा हुआ था। तो सिंधु नदी जो इधर से आती है, उसका सहायक नदी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सिंधु नदी का सहायक नदी क्या है। तो याद रखिएगा, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। तो पश्चिम से दो नदी है जो कि आपका सिंधु का सहायक नदी है। अब ये सहायक नदी क्या होता है? तो देखिए, मान के चलिए कोई नदी यहाँ से बह रहा है, ठीक, और छोटा छोटा नदी इससे आकर के मिल गया है, तो इसका जो पानी का फ्लो होगा वो और तेज होगा, क्योंकि छोटा छोटा नदी इससे मिला हुआ है, तब जाकर के ये विशाल नदी बनी हुई है। और जो छोटा छोटा सब इससे मिला हुआ है उसी को कहा जाता है सहायक नदी। बात समझे? उसी प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से जो आप जिगजैग में लाइन देख रहे हैं, यही है मेरा सिंधु नदी। ये सिंधु नदी में पश्चिम से 2 नदी मिलती है और उत्तर से 5 नदी मिलती है। और यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है। सिंधु नदी से पश्चिम में 2 नदी मिलता है। आपको याद रखने का ट्रिक क्या बोले? काकू याद रखिए आप। आपको सिंपल क्या याद रखना है? काकू। क्या हो जाएगा? का से क्या हो गया? काबुल नदी, और कू से क्या हो जाएगा? कुरेम नदी। कू से क्या हो गया? कुरेम नदी। याद रहेगा? 2 नदी आकर के मिला सिंधु से, पहला काबुल नदी और दूसरा कुरेम नदी। याद रहेगा? अब ये 5 नदी आपको इसी प्रकार से याद हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नाम आसान है। आप एक बार केवल पढ़िएगा, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। याद हो गया? सतलुज, व्यास, रावी, सतलुज, व्यास, कहीं कहीं पे सतलज भी कहा जाता है। सतलुज, व्यास, रावी, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। हमको लगता है याद हो गया होगा। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। बात समझे? ये 5 नदी उत्तर दिशा से आकर के मिलती है सिंधु में। बात समझे? दिक्कत है यहाँ तक में? ये 5 नदी आपका उत्तर दिशा से आकर के मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में। और तब जाकर के विशाल सिंधु नदी का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक में? हो जाएगा। और ये 5 नदी बहती कहाँ से है? तो भारत के हिमालय से बहती है। और यदि भारत इसका पानी रोक देगा तो सिंधु में पानी जा पाएगा क्या? कमज़ोर हो जाएगा वो नदी। तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा इशू बना रहता है सिंधु नदी को लेकर के। इसलिए आपको हम बताए भी थे कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में। बताए थे ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा कैसे उसको समझ लीजिए। देखिए, आपका क्या काम होगा? आपका एक काम होगा क्या? आप 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारा आपको फेयर बनाना पड़ेगा। टोटल कॉपी ज़्यादा लगेगा हमको पता है, लेकिन सारा का सारा फेयर बनाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि 1 साल में पूरा ख़त्म कर दें, 6 से लेकर 12 तक का 1 साल में हम ख़त्म कर ही देंगे, क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर होता है, इसमें आराम से तेज़ी से खिंचाएगा। 6 से लेकर के 12 तक आपका सारा कॉपी रहना चाहिए।
फिजिक इसमें 6 में तो केवल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स तो इसमें है नहीं। 2-2 गो पेपर है इसमें। अब फिर 8 क्लास से फिर 3-3 गो 4-4 गो हो जाता है, तो छोटा छोटा है चैप्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए होता क्या है, जो चीज़ आप 6 में पढ़िएगा वही चीज़ आप लगभग 7 में पढ़िएगा, वही चीज़ थोड़ा थोड़ा 8 में पढ़िएगा, वही चीज़ थोड़ा थोड़ा 9 में पढ़िएगा और वही चीज़ आप 12th में पढ़िएगा डिटेल से। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग 6, 7, 8 सारा का सारा फेयर कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद एक मेन कॉपी हम लोग का बनेगा इतिहास का, वो हो गया आपका ब्रह्मास्त्र। उसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए कुछ टॉपिक इसमें है, कुछ टॉपिक हो सकता है 7 क्लास में निकले, कुछ टॉपिक 8 क्लास में निकले और कुछ से भी बहुत ज़्यादा टॉपिक 12 से निकलेगा। जो इंटर में आर्ट्स है उसको पता है बहुत ज़्यादा 12 से निकलेगा और ये तीनों को कंबाइंड करके हम लोग एक जगह उसको नोट्स बनाएंगे। बात समझ में है। तो अब बोलिए तब जो वो नोट्स बनेगा लास्ट में, क्या उसका कोई टक्कर दे पाएगा, वही हो जाएगा आपका ब्रह्मास्त्र। बात समझ में आया ना। वो पढ़ लिए, काम खत्म। तब आप 6 से लेकर 12 तक में टंच हो जाइएगा, तब कहीं से भी सवाल पूछेगा आप बता दीजिएगा। और आप लोग का क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे टेस्ट लेंगे ना तो टेस्ट के बगल में हम लिख देंगे कि ये क्वेश्चन फलना एग्जाम में पूछा गया था, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि नहीं जो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो मेरा काम का है, बेकार का नहीं है। बात समझे। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, सिंपल याद रहेगा ना। सिंधु नदी का पश्चिम से 2 गो सहायक नदी कौन है, तो काबुल और कुरेम, काबुल और कुरेम। और उत्तर से 5 ठो कौन कौन है, सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास और चेनाब। याद रहेगा, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। उल्टा पुल्टा आप बोल सकते हैं, हो जाएगा। इसको लिख लीजिए आप, स्टार दीजिए। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, इसमें लिखिए सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के पश्चिम में कुरेम तथा काबुल नदी, कुरेम तथा काबुल नदी, कुरेम तथा काबुल नदी तथा उत्तर में सतलुज, व्यास, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियाँ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तथा झेलम नदी प्रमुख सहायक नदी हैं, तथा झेलम नदी प्रमुख सहायक नदी हैं। तथा झेलम नदी प्रमुख सहायक नदी हैं। हो गया। अब मैप आप लोग ध्यान से रखिएगा क्योंकि उसको आपको सीखना है। चलिए थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, आप लोग बताइएगा। बताइए सबसे पहले आखेट करने का प्रमाण हमको किस नदी के किनारे से मिला था? कौन सा? नर्मदा नदी के किनारे से मिला था। सबसे पहले चावल का खेती कहाँ में किया गया था? गारो और बिंद की पहाड़िया में। और सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती कहाँ किया गया था? सुलेमान और किरदर पहाड़ी के बीच में। कब किया गया था? तो 8000 साल पहले। यहीं तक ना पढ़ाए थे। फिर आपको हम बताएं कि सिंधु नदी का पश्चिम में कौन कौन सा सहायक नदी है? काबुल और कुरम। और उत्तर में कौन कौन सा 5 गो नदी है? सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। यहीं तक ना पढ़े? बोलिए इसको रटना पड़ेगा आपको बस। अब उसके बाद देखिए, अब आपको वहां गंगा नदी दिखेगा। आप लोग अपना नक्शा में देखिए, आपको जो मैप मिला है आप उसमें देख सकते हैं। आपको गंगा नदी दिख गया। गंगा नदी के जो आसपास का भाग था उसको हम लोग प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे। गंगा नदी के जो आसपास का भाग आपको दिख रहा है उसको प्राचीन काल में हम लोग मगध के नाम से जानते थे। ठीक है, नक्शा सबको दिख रहा है ना? वैसे हम वीडियो में भी चिपका देंगे नक्शा को, सब उसमें भी देख लीजिएगा। तो मगध के नाम से। अब ये मगध क्या है? तो जो आर्ट्स वाला बच्चा होगा उसको पता होगा कि मगध क्या है। सारा डिटेल से आप पढ़ रहे हैं कि मगध क्या है। फिर भी एक्स्ट्रा समझिए, मगध जो है वो एक साम्राज्य था जहाँ पे कई बड़े बड़े राजाओं ने क्या किया था? शासन किया था।
ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपका जानकारी बहुत ज़्यादा होते जाएगा। तो गंगा नदी के जो किनारे था उसका नाम क्या था, मगध था। ये याद रहेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए हमको ये सब बताना पड़ रहा है एक एक टॉपिक। इसको आप लोग लिख लीजिए, गंगा नदी के जो किनारे बसा हुआ साम्राज्य था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, अच्छा एक बात बताइए तो, गंगा नदी के किस दिशा में अगर वो होगा ये बताइए तो, गंगा नदी के किस दिशा में मगध था ये बताइए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या होगा, दक्षिण में, दक्षिण पूरब में भी था और दक्षिण में भी था, दोनों साइड था ना, पूरा विशाल साम्राज्य था। लिखिए, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ साम्राज्य या फिर महाजनपद मगध था, जिसमें कई राजाओं ने शासन किया था। अब आगे देखिए, सिंधु नदी आप लोग परिचित हैं सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी के किनारे प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा सभ्यता था। सिंधु नदी के किनारे प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा सभ्यता था, मतलब कह सकते हैं हम कि जो आरंभिक जीवन का शुरुआत हुआ था वो यहीं से हुआ था। आरंभिक मानव सभ्यता या फिर मानव समाज हम लिख सकते हैं। देखिए, आरंभिक समाज का जो शुरुआत हुआ था वो यहीं से हुआ था। कहाँ से, तो सिंधु नदी के किनारे से। कब, तो लगभग 4700 ईसा पूर्व, 4700 बरस पहले, आज से लगभग 4700 बरस पहले सिंधु नदी के किनारे ही आरंभिक समाज का क्या हुआ था, उदय हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि इंसान तो बहुत पहले से रह रहा है, तो उसको हम लोग क्यों नहीं समाज माने। तो समाज उसको कहा जाता है जहाँ पे सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो, घर हो, द्वार हो, रहने के लिए हो, प्रशासन हो, सड़क उड़क ये सब हो, तो उसी को ना आप समाज बोलिएगा। जो सभ्य तरीके से रहा है उसी को हम लोग समाज बोलेंगे। तो वही यहाँ पे ऐसा पहला साम्राज्य कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग परिचित होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और ये लगभग 4700 बरस पहले का बात किया जा रहा है। बात समझे, हो जाएगा यहाँ तक में ना, लिखिए इसको। सिंधु नदी के किनारे 4700 बरस पहले, सिंधु नदी के किनारे 4700 बरस पहले आरंभिक समाज का उदय हुआ था। सिंधु नदी के किनारे 4700 बरस पहले आरंभिक नगर का उदय हुआ था। आरंभिक नगर का उदय हुआ था। आरंभिक नगर का उदय हुआ था। चलिए, अब आपके नक्शा में जो जो क्वेश्चन था वो सब आपने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ 2-3 टॉपिक है उसको अच्छे से समझते हैं। एक पांडुलिपियाँ और एक आपको सीखना है अभिलेख। पांडुलिपि मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ, 12th में आप लोग पढ़े होंगे। और इसका इंग्लिश में मतलब होता है मेन्यू स्क्रिप्ट। जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है मेनू। इसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। देखिए, अगला पढ़ेंगे हम लोग पांडुलिपि और अभिलेख। तो पांडुलिपि और अभिलेख क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। जो पांडुलिपि होता है उसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, जिसको आप लोग हाथ से लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है मेन्यू स्क्रिप्ट और लैटिन भाषा में इसी का मतलब होता है मेन्यू। लैटिन भाषा में इसी का मतलब होता है मेनू, और जिसका अर्थ क्या होता है, तो हाथ से लिखा हुआ। समझ में आया।
पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ कोई किताब या फिर पत्र। अंग्रेजी में इसका अर्थ मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ मेन्यू होता है। इसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। हो जाएगा यहाँ तक में। जो पांडुलिपि होता था वो तार पत्रों और हिमालय में एक जंगल होता था, वहाँ पे एक पेड़ पाया जाता था, भुर्ज का पेड़। अब भुर्ज का पेड़ से एक जो छाल निकलता था, ऊपर का छाल होता है ना किसी किसी वृक्ष का, साफे निकल जाता है, तो उसको उपयोग किया जाता था पांडुलिपि बनाने के लिए। पांडुलिपि मतलब कुछ लिखना है उसमें तो उसमें लिख दिया। हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना, पत्ता लेकर के उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, तो हम लोग कलम से लिखते हैं ना। उन लोग के पास तो उसमें कलम था नहीं, तो वो लोग दवात से लिखता था या फिर लकड़ी में रंग दे दिया, ऐसे करके लिखा। वो बात समझे? तो उसी को कहा जाता था पांडुलिपि। किस भाषा में लिखा जाता था? तो संस्कृत, तमिल और प्राकृत, ये 3 भाषा उस समय प्रचलित था। इस तीनों भाषा में उसको लिखा जाता था। और याद रखिएगा, जो काव्य होता था उसको संस्कृत में लिखा जाता था, मतलब जो बड़ा बड़ा ग्रंथ होता था उसको संस्कृत में लिखा जाता था, और जो छोटे मनुष्य होते थे, आम लोग होते थे, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। रामायण किस में लिखा गया है? संस्कृत में। महाभारत संस्कृत में। लेकिन प्राकृत भाषा आम लोगों का भाषा कहा जाता था। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि का अर्थ हाथ से लिखा हुआ पत्र है। इसका अंग्रेजी में मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, जो लैटिन भाषा में इसका मतलब मेनू होता है। हो जाएगा, जिसका अर्थ मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसका अर्थ हाथ से लिखा हुआ होता है। पांडुलिपि का निर्माण तार पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पेड़ भुज्र पेड़ के छाल से बनाया जाता था। इस पे तमिल, संस्कृत, प्राकृत भाषाओं में लेख को लिखा जाता था। हो जाएगा, याद हुआ? फिर एक आता है आपका अभिलेख। तो अभिलेख जो है वो कठोर धातु या पत्थर के ऊपर में छेनी उतरी से खोद के इसको लिखा जाता था। अच्छा बताइए, अभिलेख जो लिखेगा तो वो मिटेगा जल्दी क्या? पत्थर पे लिखेगा वो मिटेगा नहीं, तो इसलिए ये ज़्यादा टिकता था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिक पाता नहीं था। तो अभिलेख में क्या बोलेंगे हम लोग? तो अभिलेख का अर्थ होता है कि किसी ठोस धातु या पत्थर पर कुछ लिखा हुआ, उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। राजा महाराजा जो है वो अभिलेख पे अपना चर्चा या फिर अगर किसी जनता को कुछ संदेश देना है तो वो अभिलेख के ऊपर में ही लिखवाता था। बात समझे? अगर सड़क बनता है तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक शिलापट लगाया जाता है, इसमें खोद के लिखा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहायता प्राप्त, मुख्य अतिथि फलना पैसा लगा, इतना। देखे हैं कि नहीं रोड के किनारे? तो उसी को कहा जाता है अभिलेख। तो पुराने ज़माना के राजा लोग भी वही करते थे, पत्थर या धातु का बर्तन, किसी प्रकार का धातु के ऊपर में खुदवा के अपना जानकारी को लिखवाता था, या वो जनता को कोई संदेश देना है तो वो भी उसमें लिखवाता था। बात समझे? अब रही बात, हम लोग आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव का अगर आप एग्जाम दीजिएगा भविष्य में तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा बात, आप लिखिएगा कैसे आंसर। अब इसमें हम नहीं लिखवाएंगे, वो लिखवाने का काम 12th तक था, वो हो गया काम खत्म। अब इस वाले में हम नहीं लिखवाएंगे, हम केवल आपको क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे। ग्रुप में सब जुटे हुए हैं, वहीं पे हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको आंसर लिख करके लाना है और अगला दिन चेक करवाना है। जैसे आज क्वेश्चन देंगे आपको कि पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अभिलेख लिखने में क्या क्या कठिनाई आता था, पांडुलिपि लिखने में क्या क्या कठिनाई आता था। तो क्या ये आंसर हमको करवाना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए 6th क्लास से स्टार्ट हुआ है। 6th क्लास से आप सोचते जब 9th 10th में आइएगा, आपका दिमाग दौड़ने लगेगा कि किसका क्या आंसर होगा। समस्या खत्म। बात समझे? इसलिए आज सिंपल 2 ही क्वेश्चन आपको देंगे। पहला, पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है। दूसरा, पांडुलिपि और अभिलेख को लिखने में क्या क्या समस्या आता था। तो एक आध गो समस्या बताइए, पांडुलिपि को लिखने में क्या समस्या आता होगा? ये जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा, इसको लिखने में ये टूट जाता था। और इसको क्या आता होगा समस्या, अभिलेख को? पहला तो लिखने में ही कठिनाई आता होगा। दूसरा, उस प्रकार का शिलापट खोजने में कठिनाई आता होगा। तो ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है? जैसे भी लिखिए, गलती सही आपको जैसे लिखना है लिख लीजिएगा। समझ में आया ये वाला दोनों? चलिए इसको लिखिए, पांडुलिपि लिख करके डैश दीजिए, कि लिख लीजिएगा खुद से? नहीं, लिखिए, पांडुलिपि में लिखिए। पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। अंग्रेजी में इसका मतलब लिखिए, अंग्रेजी में इसका मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट होता है।
यह ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्जा याद रखिए, भुर्ज याद रहेगा। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज के पेड़ों के छाल से बनाया जाता था। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज पेड़ों के छाल से बनाया जाता था। यह तमिल, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। यह तमिल, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। नहीं लिख रहे हैं, छूट गया, कोई बात नहीं, वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अगला लिखिए अभिलेख। अभिलेख लिख करके डैश दीजिए। अभिलेख में लिखिए, अभिलेख का अर्थ होता है कि अभिलेख का अर्थ होता है कि किसी कठोर धातु या पत्थर पर लिखे हुए लेख इसके द्वारा राजा जनता को किसी प्रकार का संदेश देने का कार्य करते थे। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? अगला लिखिए भारत देश का नाम। देखिए भारत का नाम कैसे पड़ा। आप अगर वर्ल्ड का मैप को ध्यान से देखते हैं देखिए भारत का नाम किस प्रकार से भारत पड़ा, ये इंडिया पड़ा, उसको ध्यान से समझिए, ये हिंदुस्तान पड़ा। जो यूनान और ईरान के लोग थे, आप अगर भारत, एक काम करिएगा आप लोग, एक भारत का नक्शा और एक वर्ल्ड का मैप आप लोगों को लेकर के रख लीजिएगा। एक भारत का और एक वर्ल्ड का। बड़का मत ले लीजिएगा, छोटा वाला जो A4 साइज का आता है ना, वो वाला लीजिएगा ताकि पास में रख पाइए। वो बड़का वाला इस तरह का मत ले लीजिएगा कि बड़ा वाला रखा हुआ है पास में। आप अगर उसमें भी ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा ईरान दिखेगा आपको उसमें, और यूनान दिखेगा। तो यहाँ के लोग जो हैं जब भारत की इधर एंट्री किए तो इसको सबसे पहले किस नदी से सामना करना पड़ेगा? सिंधु नदी से सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये मेरा उत्तर है, ये मेरा दक्षिण है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है, ये ना। तो जैसे यूनान और ईरान के लोगों ने भारत की ओर आने का प्रवेश किया तो उसको दिखा कौन? सिंधु नदी। और इन लोगों ने ही सबसे पहले, इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के पूरब, ये पूर्वे ना होगा, सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों के लिए एक शब्द को प्रयोग किया
उस शब्द का नाम था इंडस। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदोस या इंदोस दोनों। और संस्कृत में इसका मतलब होता है सिंधु। सिंधु का ही ये रूप, बात समझ में आए। और राजा भरत के नाम से भी भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। दिक्कत है, यही आपको हमको बताना था। क्या बोले हम? तो जब यूनान और ईरान के लोग भारत की ओर आ रहे थे तो बीच में एक नदी पड़ता था, सिंधु नदी। तो इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के जो पूर्व में लोग रहते थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द था इंडस, जिसका मतलब होता है सिंधु। संस्कृत में आप लोग पढ़े हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस का ही मतलब होता है सिंधु। और यही बाद में जाकर के क्या कहलाने लगा? हिंदोस या फिर इंदोस। ठीक है। और फिर बाद में राजा भरत आए तो उनके नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ गया। बात समझ में आया? तो ये सब ऑब्जेक्टिव में कल आएगा, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब एक टॉपिक मात्र बचा हुआ है, फिर लेसन 1 खत्म हो जाएगा। कितना जल्दी खत्म हो गया ना। और 12th का एक लेसन खत्म करने में महीना बीत जाता है। 6 का देखिए कितना जल्दी खत्म हो गया। देखिए एक चीज़ बस आप याद रखिए, आप सुने होंगे ईसा पूर्व, और एक सुने होंगे आप ईसवी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी सुने होंगे। तो सिंपल हम पहले भी बता चुके हैं कि तिथि को बांट लिया, ये ईसा मसीह समझ लीजिए। और ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए, यहाँ पे 0 मान लिया इसको। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहा गया ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? BC शॉर्टकट में। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को कहा गया एनो डोमिनी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? AD, ये ना बोलते हैं। बात समझ में आया? तो सिंपल है, क्या बोलना है आपको? तो ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर इनके जन्म के जो पहले वाला वर्ष को बांटा गया उसको कहा गया ईसा पूर्व, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले बरस को कहा गया एनो डोमिनी, शॉर्टकट में इसको AD लिखते हैं। दिक्कत है? हो जाएगा। अगर आप ये सारा पढ़ चुके हैं तब आपका कल ऑब्जेक्टिव मुश्किल से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव ही देंगे। फुल में फुल अगर आया तब हम सोचेंगे कि आप आज बैठ करके शांति से पढ़े हैं। फुल में फुल नहीं आया तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए क्लास 6 का, वो भी लेसन 1 का, अगर उसमें भी आप फुल में फुल नहीं लाइएगा तो कैसे काम चलेगा? ये समझ में आया? एक बार हम लोग समरी ले लेते हैं इसका। इसको लिखाना पड़ेगा क्या? लिखिए 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 लिखिए, भारत देश का नाम इसमें डैश दे करके लिखिए। हेडिंग दिए, लिखिए। यूनान तथा ईरान से आने वाले लोगों ने, क्या हुआ? क्या नाम है उसका? भगत, बादल। यूनान तथा ईरान से आने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व में बसे, सिंधु नदी के पूर्व में बसे, सिंधु नदी के पूर्व में बसे लोगों के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया। इंडस शब्द का प्रयोग किया। इंडस शब्द का प्रयोग किया, जिसका संस्कृत में अर्थ सिंधु होता है। जिसका संस्कृत में अर्थ सिंधु होता है। जिसका संस्कृत में अर्थ सिंधु होता है। और बाद में उन्हें हिंदोस अथवा इंदोस कहकर पुकारा गया। और बाद में उन्हें हिंदोस अथवा इंदोस कहकर पुकारा गया। हिंदोस अथवा इंदोस कहकर पुकारा गया। तथा कुछ समय बाद या कुछ वर्षों के बाद भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा।
जल्दी जल्दी आप लोग इसको थोड़ा सा रिपीट करिए तो। हम लिखेंगे, आप लोग बताइएगा। बोलिए, नर्मदा नदी, क्या हुआ था यहाँ? आखेट, सबसे पहले आखेट पाया गया था। गारो का पहाड़ी, गारो अरविंद का पहाड़ी, हाँ चावल यहाँ पे उपजाया था। और उसके बाद नर्मदा तो हो गया। किरधर और सुलेमान, क्या हुआ था यहाँ? गेहूं और, सबसे पहले कौन सा खेती हुआ था? गेहूं और जौ का। और कितना? तो 8000 साल। सिंधु, सिंधु नदी के किनारे ही ना आरंभिक समाज था। गंगा के किनारे कौन सा साम्राज्य बसा हुआ था? मगध। सिंधु का पश्चिम का सहायक नदी बताइए, पश्चिम का। काकू, काबुल और कुरेम। और उत्तर का बताइए। सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या बोलते थे? बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद एनोडामनी, ये ना। उसके बाद और कुछ छूटा क्या? इतने दिन पढ़े थे। और हाँ, मेन चीज तो छूट गया। पांडुलिपि किससे तैयार होता था? मतलब कौन सा पत्ता से? भुर्ज का पहाड़ी और तार पत्र से, ये ना। बताइए, अभिलेख, अभिलेख क्या है? कठोर धातु या फिर पत्थर पे लिखा हुआ, ये ना था। किसने बोला कि सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले को इंडोस, किसने कहा ऐसा? यूनान और ईरान ने। तो इसमें दिक्कत है किसी को? समझ में आया? कल ही इसका आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा और कल ही लेसन 2 स्टार्ट, कल लेसन 2 खत्म। कल संडे है लेकिन कल क्लास चलेगा, ठीक? हाँ, आ जाइएगा। घर में बैठे बैठे क्या करिएगा, हो जाएगा। समझ में आया कि ऊपर ऊपर गया? सब ईमानदारी से बताइएगा। आ गया ना समझ में? क्लास 6 का था ये। और आपको अगर गौर करना है ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए एनसीईआरटी क्यों पढ़े, बस बहुत लेक्चर आपको मिल जाएगा कि क्यों पढ़े। बात समझ में आया? इसको कर लीजिएगा फेयर में, ठीक? चलिए ठीक है तब।